मेरे भाई और मुझे अचानक दो टैलिस्मन्स मिले। एक गॉड ऑफ एग्जाम्स पोजेशन था, दूसरा गॉड ऑफ वेल्थ पोजेशन था। मेरे भाई ने गॉड ऑफ वेल्थ वाला पहले ही छीन लिया ताकि मैं सिर्फ दूसरा ही चुन सकूं, लेकिन किसे पता था कि टैलिस्मन सिर्फ एक साल के लिए ही थे। हद से ज्यादा लग्जरी वाली लाइफ ने मेरे भाई को जल्दी ही गरीब बना दिया, लेकिन मैं हमेशा मेहनत से पढ़ता रहा। आखिर मेहनत से सीखी हुई चीजें कभी एक्सपायर नहीं होती। बाद में मैंने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता और एक बिजनेस जीनियस के साथ मिलकर हमने शिन्हुआ ग्रुप बनाया। 100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ मैं सबसे अमीर आदमी बन गया। अचानक मेरा भाई नफरत से भर गया। एक फैमिली गैदरिंग में उसने मुझे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया, और जब मेरा रीबर्थ हुआ तालिस्मैन्स मिलने से एक हफ्ते पहले, मैंने पाया कि मेरे भाई ने पहले से ही गॉड ऑफ एग्जाम्स तालिस्मैन चुन लिया था। मैं जान गया था कि उसका भी रीबर्थ हुआ है। आखिर हमारी पिछली लाइफ में वो गॉड ऑफ वेल्थ पाने के लिए छटपटा रहा था। मैं मुस्कुराया। मुझे स्टडिंग पसंद है, इसलिए गॉड ऑफ एग्जाम्स टैलिस्मन मिलना टाइगर के पंख लग जाने जैसा होगा। तो मैंने खुशी खुशी इस टैलिस्मन को स्वीकार कर लिया। भाई, इस बार मेरी बारी है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप स्कोरर बनने की, किंग बे में जाने की, और एक ऐसा साइंटिस्ट बनने की जिसे पूरी दुनिया एडमायर करे। तुम बस एक साल एंजॉय करने का इंतजार करो और फिर आखिर में गरीब हो जाओगे, है ना? ये देकर मैंने उसे एक हल्की स्माइल दी। फिर मुझे तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर दिलाने में मदद करने दो। गॉड ऑफ वेल्थ टैलिस्मन मिलने के बाद मेरे पास जो सिर्फ 50 यूएन पॉकेट मनी थी, उसे लेकर मैं एक लॉटरी स्टेशन गया। मैंने 10 स्क्रैच ऑफ टिकट्स पर 20 यूएन खर्च किए। मैंने कोई बड़ा प्राइज नहीं जीता, लेकिन मैंने 50,000 यूएन जरूर स्क्रैच कर लिए। फिर मैं उन 50,000 को अलग अलग लॉटरी स्टेशन पर ले गया। 10,000 को दर्जन भर अलग अलग तरह के 100 फोल्ड फॉर्चून लॉटरी टिकट्स पर खर्च किया और आज रात के ड्रॉ का इंतजार करने लगा। टिकट्स खरीदने के बाद मैंने फोन, कंप्यूटर, हेडफोन्स और दूसरे डिवाइसेस खरीदे जो मेरे पास अब तक नहीं थे। फिर मैं गया और एच हाइलो में एक अच्छा मील खाया। अपनी पिछली लाइफ में मैं स्टडिंग और रिसर्च में इतना खोया रहता था कि अक्सर खाना खाना भूल जाता था, जिससे गैस्ट्राइटिस बढ़कर स्टमक कैंसर बन गया। मैं जो चीजें खा सकता था वो बहुत कम थी। मेरे पास दुनिया के सारे हाईडी रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू जॉइंट्स और स्कीवर शॉप्स खरीदने के लिए काफी पैसा था, लेकिन मेरा पेट हॉट पॉट, बारबेक्यू या स्केवर्स का एक वक्त का खाना भी नहीं झेल सकता था। मजेदार हॉट पॉट का आनंद लेने के बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में किंग साइज रूम बुक किया। अपनी पिछली लाइफ में एक अच्छी नींद पाने के लिए मैंने हेस्टिंग्स मैट्रेस पर 4.2 मिलियन खर्च किए थे। फिर भी मैं इंसोम्निया से परेशान रहता था। मुझे डर था कि मेरा दिमाग शार्प नहीं रहेगा, डर था कि मैं नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं होती थी स्लीपिंग पिल्स लेने की और मैं बस सुबह तक खुली आंखों से परेशान रहता था। अब मेरी नींद आखिरकार नॉर्मल हो गई है। जब मैं सोकर उठा तो पाया कि 15 घंटे बीत चुके थे। मैंने लॉटरी रिजल्ट्स चेक करने के लिए अपना फोन खोला। ध्यान से चेक करने के बाद मैंने कुल 1.5 मिलियन जीते थे। इसने मुझे रातों रात अमीर नहीं बनाया, लेकिन गॉड ऑफ वेल्थ टैलिस्मन के बिना बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ में 10,000 यूएन भी नहीं जीत पाते। मैं तुरंत प्राइज क्लेम करने लॉटरी सेंटर गया। 20% टैक्स डिडक्शन के बाद मेरे पास सिर्फ 1.2 मिलियन बचे। मेरे ब्लॉकहेड भाई की तरह नहीं, उसे नहीं पता था कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, इसलिए टैलिस्मन एक्सपायर होने के बाद वो अपनी वेल्थ संभाल नहीं सका। मैंने साइंटिफिक रिसर्च की थी और कंपनी चलाई थी। मेरी पिछली लाइफ की नॉलेज मिटाई नहीं गई थी। पैसा तो बस एक बाहरी चीज है। सिर्फ मेहनत से हासिल की गई नॉलेज और स्किल्स ही जीवन भर आपके साथ रहती हैं। मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया, एक सिक्योरिटीज अकाउंट रजिस्टर किया और उस स्टॉक को ढूंढा जो मेरी पिछली लाइफ में मार्केट का लेजेंड था, डोंगफंग टेक्नोलॉजी। अभी ये स्टार्टअप स्टॉक अपने इनिशियल ऑफरिंग में था और इसकी प्राइस सबसे कम थी। मेरी मेमोरी के हिसाब से एक हफ्ते में यह स्टॉक अपनी करंट 1 युआन प्रति शेयर की कीमत से आधे साल में 300 युआन प्रति शेयर से ऊपर चला जाएगा। अभी अपना पैसा बढ़ाने का यह मेरे पास सबसे फास्ट तरीका था। मैंने पूरे 1.2 मिलियन इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और इसके 300 फोल्ड होने का इंतजार करने लगा। इसके उलट मेरा भाई, जिसके पास गॉड ऑफ एग्जाम्स टैलिस्मन था, उसने मेरी पिछली लाइफ की तरह मेहनत से पढ़ना जारी नहीं रखा। क्लास में वह या तो सोता था या मैगजीन्स पढ़ता था और उसने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। यहाँ तक कि टीचर भी उसे डांटे बिना नहीं रह सके, लेकिन उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, मैं एक नेचुरल जीनियस हूँ, मुझे इतनी मेहनत से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो मैं प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बनकर दिखा दूंगा। ये देखकर कि वह ख्याली पुलाव पका रहा है, टीचर ने उससे उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। हालांकि पिछली लाइफ में मैं प्रोविंशियल टॉप स्कोरर था और आगे चलकर चिंग बे से पोस्ट डॉक्टरेट किया था। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को हल्के में लूं। लेकिन इस बार मेरा गोल किंग बे नहीं था और मैं खास तौर पर उस पुराने रास्ते पर फिर से नहीं चलना चाहता था। जब किस्मत ने मुझे रीबर्थ दिया है तो उसी रास्ते को दोहराना मीनिंगलेस है। इसके अलावा इस बार मैं लू रुआन, जो कि एक टेक जीनियस लड़का है और उस बिजनेस जीनियस लड़की से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। प्यार का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन, दुनिया के लिए ये किसी कहानी की तरह परफेक्ट लगता था। कोई नहीं जानता था कि मेरा हर कदम तेज चाकुओं पर नंगे पैर चलने जैसा था, जिसमें खून बहता था और दर्द होता था। फिर भी मुझे मुस्कुराहट के साथ दुनिया का सामना करना पड़ता था। मेरे भाई के पास गॉड ऑफ एग्जाम्स टैलिस्मन था। हालांकि वह आलसी था और पढ़ता नहीं था, फिर भी इसका उसके एग्जाम रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। सच तो ये है कि वे हमेशा मुझसे 1 पॉइंट ज्यादा स्कोर करता था। स्कूल में फर्स्ट
फर्स्ट आता था और टीचर्स और क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते थे। मेरे भाई का घमंड 7वें आसमान पर था। जब भी वह मुझे पढ़ते हुए देखता तो मेरा मजाक उड़ाता, भाई तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पढ़ना छोड़ दो और अपने उस घटिया गॉड ऑफ वेल्थ टैलिस्मन का इस्तेमाल लॉटरी टिकट्स खरीदने में करो। 1 साल तक अच्छा खाओ पियो और फिर गरीब होने का इंतजार करो। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मेरे स्टॉक्स पहले ही 100 फोल्ड बढ़ चुके थे। मेरे अकाउंट में फंड्स एक 100 मिलियन से ऊपर पहुंच गए थे। मुझे ऐसी दिखावे वाली लाइफस्टाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस दिन में 3 वक्त अपनी पसंद का खाना और रात की अच्छी नींद चाहिए। रही बात लॉटरी की, तो अब मैं और टिकट्स नहीं खरीदूंगा। मुझे जीतने के मौके दूसरों के लिए छोड़ देने चाहिए। दिन बीतते गए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करीब आ रहा था। जब डोंगफांग टेक्नोलॉजी की स्टॉक प्राइस 300 युएन प्रति शेयर पहुंची तो मैंने तुरंत सब बेच दिया। मेरे अकाउंट में फंड्स 400 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। बेशक मैं इसे खाली नहीं बैठने देने वाला था। अपनी मेमोरी के भरोसे मैंने कई पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया ताकि वो बढ़ते रहें। मेरा भाई अपने हैंडसम फेस और जीनियस बॉय वाली इमेज की वजह से ऑनलाइन काफी फेमस हो गया। अपनी नॉलेज शेयर करके उसने करीब 2 मिलियन कमा लिए, लेकिन उसने पिछली लाइफ से कोई सबक नहीं सीखा और अपनी खुद की एबिलिटीज सुधारने पर कभी ध्यान नहीं दिया। भाई गैस करो मैं किससे मिला? मेरा भाई बड़े स्मग अंदाज में मेरे कमरे में आया। मैं कुछ रिसर्च डेटा कैलकुलेट करने में बिजी था और मैंने ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। नहीं पता और न ही इंटरेस्ट है। जब मैं उसका नाम बताऊंगा तब तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। वो ल्यू रुयान है, बिजनेस जीनियस लड़की। मेरे भाई ने मेरी तरफ मजे लेते हुए ये कहा, पिछली लाइफ में तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो अब मेरा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। कौन सी पिछली लाइफ? ये लाइफ? मुझे कोई पिछली लाइफ याद नहीं है। ये देखकर मेरे भाई ने मुझे शक की नजर से देखा। क्या तुम्हारा रीबर्थ नहीं हुआ? रीबर्थ? क्या तुम बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़कर पागल हो गए हो? मैंने जानबूझकर माथा सिकोड़ा और उसका सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे भाई ने मेरा हाथ पीछे धकेल दिया और मेरा कंधा थपथपाते हुए थोड़ा निराश होकर कहा, खैर फिर तो मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा था कि तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी पिछली लाइफ की हर चीज छीन लेता हूँ, यहाँ तक कि लियो रुआन को भी। पर कोई बात नहीं, वैसे भी इस लाइफ में तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं हरा सकते। किंग बे मेरा है, ली रुआन मेरी है और सीईओ बनना भी मेरा है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कुछ और लॉटरी टिकट्स खरीद लो ताकि फ्यूचर में तुम कंगाल ना हो जाओ। मेरे इंडिफरेंट एटीट्यूड ने उसे इग्नोर फील कराया। वो दरवाजा पटक कर चला गया। हालांकि मेरे भाई ने मुझे छोड़ने का प्लान नहीं बनाया था। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन के साथ मेरे पास फिर से आ गया। स्क्रीन सीधे मेरी तरफ थी। वीडियो कॉल पर लियो रुआन थी। रुआन चलो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरा हैंडसम भाई है। स्क्रीन पर लियो रुआन को देखकर मुझे एक साइकोलॉजिकल नफरत महसूस हुई। छोड़ो, मुझे दूसरों की डेस्टिनी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरे भाई की अपनी चॉइस है। जो भी नतीजा होगा वो खुद भुगतेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुआन तुम्हें मेरा भाई कैसा लगा? ज्यादा कुछ खास नहीं। लियो रुआन के जवाब ने मेरे भाई का चेहरा तुरंत चमका दिया। उसने मेरी तरफ स्मग होकर देखा। देखा भाई, रुआन कह रही है कि तुम कुछ खास नहीं हो। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हेलो ब्यूटीफुल। मेरा भाई थोड़ा निराश हुआ, फिर वीडियो में बोला, वो अपनी औकात जानता है। उसे पता है कि वो पढ़ाई या लुक्स किसी में भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वाकई वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर इस दुनिया में जीनियसेस कम ही होते हैं। सही कहा, और हम दोनों उनमें से एक हैं। ये दुनिया हमारी होगी। तब तक मेरा भाई मेरे लिए काम करने के लायक भी नहीं बचेगा। हाँ, उसकी घमंडी और शैतानी हंसी सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए उसे बाहर निकाल दिया। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया ताकि वो मुझे फिर से डिस्टर्ब न करे। तभी मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वो जाना पहचाना प्रोफाइल पिक्चर और निकनेम देखकर मेरा खून जम गया। लू रुआन ने मुझे वीचैट पर क्यों ऐड किया? मैंने यह अकाउंट रीबर्थ के बाद नए फोन से रजिस्टर किया था। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं। लू रुआन मुझे कैसे ढूंढ सकती है ये वीचैट अकाउंट? खैर इस लाइफ में मैं उससे कोई नाता नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने रिजेक्ट पर क्लिक किया और उसे ब्लॉक कर दिया ताकि दोबारा कोई रिक्वेस्ट मेरा मूड खराब न करे। थोड़ी देर बाद एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हेलो भाई, मैं लियो रुआन हूँ, तुम्हारे भाई की दोस्त। उसने मुझे ऐड करने के लिए अपना दूसरा वीचैट अकाउंट इस्तेमाल किया था। इस वीचैट मैसेज को देखकर मेरा खून और भी ज्यादा खौल उठा। अपनी पिछली लाइफ में मैंने उसका यह दूसरा वीचैट अकाउंट ढूंढ लिया था। मैंने छुपकर लॉगिन किया और जो मैंने देखा उसने मेरी दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। दुनिया की नजरों में लियो रुआन एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थी और उसकी फिगर का कोई जवाब नहीं था। वो एक ऐसी बिजनेस जीनियस थी जिसे अनगिनत मर्द पसंद करते थे। इंटरनेट पर तो एक गाना भी मशहूर था, अगर शादी करनी है तो लियो रुआन से करो। और उसका पति होने के नाते मैं कुदरती तौर पर लोगों की जलन और नफरत का शिकार था। उन्होंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया कि मैं देश का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड विनर था। मेरी सारी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया और मुझे सिर्फ लियो रुआन के पति के रूप में देखा। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि लियो रुआन का पति होना न केवल दुखद था बल्कि एक सजा जैसा था। इतना बुरा कि मैं उसके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन वो किसी भूत की तरह मेरा पीछा क्यों कर रही है? लियो रुआन से बचने के लिए मैंने बस अपना वीचैट अकाउंट ही डिलीट कर दिया। ब्रो, कल 5:20 है। लियो रुआन मुझसे मिलने आ रही है। मेरा भाई फिर से शो ऑफ करने के लिए मेरे कमरे में भागता हुआ आया। उसने कहा है कि वो मुझे एक यादगार और रोमांटिक 520 देने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। हालांकि मेरा भाई मेरे इस ठंडे रिएक्शन से नाखुश था। उसने मेरे कंधे पकड़े और सवाल किया, क्या तुम मुझसे जल रहे हो? मैंने उसे मजे लेते हुए देखा। अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता।
सकता, लेकिन अब से प्लीज मेरे सामने लियू रुआन का नाम मत लेना। मुझे नहीं जानना और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे भाई का चेहरा गुस्से से भर गया, उसकी आंखें फैल गईं। ब्रो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उन चीजों का लालच मत करो जो तुम्हारी नहीं है। वैसे भी लियू रुआन तुम्हें नीची नजर से देखती है। मैंने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। सही कहा, ठीक है, वो तुम्हें बहुत ऊपर मानती है, वो तुम्हें पसंद करती है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ जुड़े रहो, कभी अलग ना हो। मेरा भाई घमंड में दिखा, बेशक इस लाइफ में मैं उसके साथ एक ऐसी जोड़ी बनूंगा जिससे सब जलेंगे। तुम बस अपनी किताबों में सिर घुसाए रहो, शायद तब अपने भाई की खातिर वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ ले। हे भगवान, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? पूरी लाइफ गॉड ऑफ एग्जाम्स। टैलिस्मैन के साथ रहने के बावजूद वो कभी उस रास्ते पर नहीं चल सकता था जिस पर मैं पिछली लाइफ में चला था। साइंटिफिक रिसर्च किसी एग्जाम की तरह नहीं होती, आप इसे पल भर में नहीं समझ सकते। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई आखिरकार लियू रुआन को घर ले आएगा। उस दिन स्कूल से घर आकर जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, सामने लियू रुआन खड़ी थी। मैं इतना डर गया कि पीछे हट गया। लिनफान, हेलो। लियू रुआन ने अपनी सिग्नेचर स्माइल दी और मेरी तरफ हाथ हिलाया। उसे इस तरह देखकर ज्यादातर मर्दों की आंखों में प्यार उमड़ा था। मेरा दिल भी धड़क रहा था, लेकिन डर के मारे। तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में ऐसे कैसे घुस सकती हो? मैंने उसे न जानने का नाटक किया, अपना चेहरा सख्त किया और उससे कढ़ाई से सवाल किया। लियू रुआन, तुम्हारी होने वाली पत्नी। लियू रुआन खड़ी हो गई, किसी अंधेरे कोने में छुपे जहरीले सांप की तरह शैतानी मुस्कान देते हुए। मैं कांप उठा। तो सिर्फ मैं और मेरा भाई ही रिबॉर्न हुए थे, वो भी हुई थी। कोई हैरानी नहीं कि उसे मेरा वीचैट कैसे पता चला। मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और यकीन न करने वाला लुक दिया। मैंने चिढ़ते हुए कहा, लियू रुआन, तुम्हारा दोस्त मेरा भाई है, मैं नहीं। प्लीज मेरे कमरे से अभी बाहर जाओ। लीन फैन, नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है, वरना तुम्हें यह फॉर्मूला नहीं पता होता। लियू रुआन ने मेरी डेस्क से एक ड्राफ्ट पेपर उठाया और यकीन के साथ कहा। मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन मैं जल्दी ही शांत हो गया। यह यूनिवर्सिटी लेवल का मैथ कोर्स है, मेरे लिए थोड़ा कैलकुलस जानना बिल्कुल नॉर्मल है। लियू रुआन एक लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट थी और उसे यूनिवर्सिटी लेवल मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो ये नहीं बता सकती थी कि मेरा फॉर्मूला कैलकुलस था या रिसर्च डेटा। तभी मेरा भाई न जाने कहां से आ गया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, भाई तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? क्या अजीब पागल जोड़ी है? मैंने बिना एक पल सोचे उसे वापस एक थप्पड़ मार दिया। हर किसी को कचरा पसंद नहीं होता। अपनी दोस्त को लो और मेरे कमरे से बाहर निकलो। कचरा? तुमने अभी लियू रुआन को कचरा कहा? लिन फैन, क्या यह अंगूर खट्टे होने वाला मामला है? मेरे भाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने लियू रुआन को अपनी तरफ खींचा। रुआन, मेरा भाई साइको है, इसकी बात का बुरा मत मानना। जैसे ही लियू रुआन मेरे पास से गुजरी, मैंने उस पर थूक दिया, जो मैं काफी समय से करना चाहता था। तुम बीमार हो लियो। रुआन ने चिढ़कर अपने चेहरे से थूक पोंछा, कोसा और मेरे भाई के साथ मेरे कमरे से बाहर चली गई। लियू रुआन के जाने के बाद वह बेवकूफ बच्चा मेरा भाई फिर से मुझे नीचा दिखाने आया और लियू रुआन की दी हुई ब्लू डायमंड वॉच फ्लॉन्ट करने लगा। इस घड़ी को देखकर मुझे फिर से उल्टी जैसा महसूस हुआ। मेरी पिछली लाइफ में लियू रुआन ने यह घड़ी मुझे भी दी थी और उसने कभी मुझे इसे उतारने नहीं दिया। हर दिन जब मैं इस घड़ी को देखता था तो मेरा मन करता था कि अपना हाथ ही काट दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं वाकई उस शैतान लियू रुआन से नहीं लड़ सकता था। मैं इसे एक बेड़ी की तरह पहनता था। ये घड़ी कम से कम 1 मिलियन की है। लियू रुआन कितनी दिलदार है, मुझे ये देना दिखाता है कि वह मेरी कितनी इज्जत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। मेरा भाई खुश हो रहा था और मेरे सामने घड़ी चमका रहा था। मेरा पीला चेहरा देखकर उसे लगा कि मैं जल रहा हूँ और नफरत कर रहा हूँ। उसने मुझे घूरते हुए कहा, भाई तुम अब लियू रुआन के साथ वैसा बर्ताव नहीं कर सकते। इस लाइफ में लियू रुआन पक्का मेरी होगी। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मुझे कितनी बार दोहराना पड़ेगा? मुझे लियू रुआन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरे सामने कभी उसकी बात मत करना। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। मैंने बड़ी आसानी से टेस्ट दिया। भले ही मैं पिछली लाइफ की तरह प्रोविंशियल टॉप स्कोरर न बन पाऊं, फिर भी मैं टॉप 10 में तो रहूंगा ही। मेरा भाई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल से बाहर निकला। बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स ने उसे तुरंत घेर लिया और इंटरव्यू लिया। स्टूडेंट लिंग जो, क्या आप इस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? मेरे भाई ने भरोसे के साथ जवाब दिया, अगर सब ठीक रहा तो मुझे ही प्रोविंशियल टॉप स्कोरर होना चाहिए। आखिर मैं एक बचपन से ही जीनियस हूँ। ये तो बस एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। अगर मैं टॉप नहीं आया तो अपने टैलेंट के साथ न्याय कैसे करूंगा? सही कहा, हमें एग्जाम रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से प्रोविंशियल टॉप स्कोरर निकले। मैंने सुना है कि स्टूडेंट लिंग का एक बड़ा भाई भी है। पता नहीं उसके स्कोर कैसे रहेंगे। क्या वो आपका मुकाबला कर पाएगा? जैसे रिपोर्टर ने दुनिया का सबसे बेवकूफ भरा सवाल पूछ लिया हो। मेरा भाई नफरत भरी नजर से हंसा। मेरा भाई, भले ही हम सगे भाई हैं, लेकिन हम दोनों लुक्स और IQ दोनों ही मामलों में बहुत अलग हैं। वो बस एक किताबी कीड़ा है जो रट्टा मारता है। मुझे अपनी ढीली ढाली स्कूल यूनिफॉर्म में पास से गुजरते देख उसने मुझे पकड़ा और रिपोर्टर्स के कैमरों के सामने खड़ा कर दिया। वो बहुत सलीके से तैयार था, चमकता हुआ और हैंडसम, पूरा कॉन्फिडेंट और उत्साही। दूसरी तरफ मैं एक बेजान सा दिखने वाला किताबी कीड़ा लग रहा था। उसकी तुलना में रिपोर्टर्स ने भी नोटिस किया कि दोनों भाई कितने अलग हैं। उन्होंने उसे आसमान पर चढ़ा दिया। मुझे उसका सहारा बनने में कोई बुराई नहीं लगी, यहाँ तक कि मैंने जानबूझकर खुद को अनाड़ी और सुस्त दिखाया। जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स ऑनलाइन आई, मेरे भाई के फैंस की गिनती फिर से बढ़ गई और 8 मिलियन तक पहुंच गई। उसने हर जगह खुद की मार्केटिंग शुरू कर दी, ट्रैफिक और पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीम्स किए और कुछ और मिलियन बना लिए। वो एक
एक छोटा मिलियनियर बन गया था जिससे हर कोई जलता था। उसने अपने कमाए हुए पैसों को मेरे सामने फ्लॉन्ट किया और मेरा मजाक उड़ाया कि मेरे पास गॉड ऑफ वेल्थ होने के बावजूद मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता और मैं अभी भी गरीब दिखता हूँ। बेशक मैंने उसे यह नहीं बताया कि स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पहले ही डबल होकर 1.2 बिलियन हो चुका है। एक बार जब यह 3 बिलियन तक पहुंच जाएगा तब मैं अपना बड़ा मूव चलूंगा। तब तक भले ही 10 लियो रुआन आ जाएं, मुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, उन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। कई रिपोर्टर्स पहले से ही हमारे घर के बाहर डेरा डाले हुए थे इंटरव्यू लेने के इंतजार में। आखिर इस जीनियस ने डींगे हाँकी थी कि वो प्रोविंशियल टॉप स्कोर लाएगा, तो चाहे वो टॉप करे या नहीं, ये एक हॉट टॉपिक था। जहां तक मेरी बात है, मुसीबत से बचने के लिए मैं पहले ही चुपचाप कहीं दूर छुप गया था। रिजल्ट्स ऑफिशियली आने से पहले ही मुझे 2 टॉप यूनिवर्सिटीज किंग बे के एडमिशंस ऑफिसर्स से कॉल आए जो मुझे अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स भी दिए। ये कॉल्स मेरी पिछली लाइफ की तरह ही थे, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मैंने देशभक्ति से भरे दिल के साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जाने की बात कहकर किंग बे का ऑफर विनम्रता से ठुकरा दिया। मैं देश की सेवा करना चाहता था। मेरी पिछली लाइफ में भी यही सपना था, लेकिन मुझे हमेशा लियो रुआन ने कंट्रोल किया और मैं उसकी निजी इच्छाओं का एक जरिया बनकर रह गया। इस लाइफ में खुद को लाचार न पाते हुए मैं किंग बे यूनिवर्सिटी की साख के पीछे नहीं भागूंगा। अब मेरा लियो रुआन से कोई नाता नहीं रहेगा। मुझे आजाद होना चाहिए। आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर आ गए। पहले की तरह ही न 1 पॉइंट ज्यादा न कम। मेरे भाई का स्कोर अभी भी मुझसे 1 पॉइंट ज्यादा था। मेरा भाई प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बन गया। उसने सबके सामने दावा किया कि मेरे स्कोर्स इसलिए आए क्योंकि उसने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था। जब लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने भी वही जवाब दिया। उसे जितनी शोहरत चाहिए थी वो ले सकता था, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मेरे भाई की जीनियस वाली इमेज पक्की हो गई और उसके फैंस फिर से बढ़ गए। जब कॉलेज अप्लाई करने का समय आया तो मेरे भाई ने मुझे गंभीरता से चेतावनी दी, भाई मैं किंग बे जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी औकात जानते हो। मेरे वाले स्कूल में मत आना, कहीं मेरी चमक तुम्हें फीका न कर दे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे किंग बे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, यही सबसे अच्छा है। लेकिन जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल मेरे सामने करना होगा, कहीं तुम अपनी बात से मुकर न जाओ। मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने उसके सामने ही अप्लाई किया। मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बायोकेमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी को चुना। यह वही मेजर था जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा था, लेकिन तब मुझे इसे कमर्शियल फायदों के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया था और मैं देश की सेवा नहीं कर पाया था। जल्दी ही मेरे भाई और लियो रुआन ने ऑनलाइन हाई प्रोफाइल पोस्ट्स के जरिए अपने रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया। दोनों का किंग बे यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन हो गया। जीनियस बॉय और बिजनेस प्रोडिजी लड़की के साथ आने से मेरे भाई के फैंस और ट्रैफिक एक बार फिर बहुत बढ़ गए। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, जो किसी ए लिस्ट सेलिब्रिटी स्टार के बराबर थी। ये देखकर कि उनके एडमिशन नोटिस आ गए हैं और मेरा अभी तक नहीं आया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू के लिए भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने कॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम में लॉगिन किया और यह देखकर दंग रह गया कि मेरी इकलौती चॉइस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर दिया गया था। उसकी जगह एक बहुत ही घटिया वोकेशनल कॉलेज डाल दिया गया था। मेरा दिल बैठ गया। मैं अपने कमरे से बाहर भागा और खुशी से झूम रहे अपने भाई को पकड़ा। लिंगजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एप्लीकेशन बदलने की? मेरे भाई ने बेपरवाही से मुझे पीछे धकेल दिया। हाँ, मैंने ही बदला है, तो क्या हुआ? तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं तुम्हें देश के हवाले नहीं करना चाहता और न ही मैं अकेले माता पिता की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। इसके अलावा तुम सिर्फ एक वोकेशनल कॉलेज के ही लायक हो। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। फिर मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम कितने काबिल हो। बेशक मैं खुद को उस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं रोक सकता था जिसकी मैंने तमन्ना की थी। सिर्फ वहीं जाकर मैं वाकई लियो रुआन से बच सकता था। पिछली लाइफ में मेरे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ ताल्लुकात थे और मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था। मैंने चांसलर को कॉल किया और अपनी सिचुएशन समझाई। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए राजधानी बुलाया। मैंने तुरंत फ्लाइट बुक की और प्लेन में बैठ गया। राजधानी पहुंचकर मैं चांसलर से मिला। मुझसे बात करने के बाद चांसलर ने तुरंत एक एक्सेप्शन बनाकर मुझे एडमिशन देने का ऑफर दिया। उन्होंने मुझसे एक बायोकेमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी टीम देने का वादा भी किया, बशर्ते मैं खुद रिसर्च फंड कर सकूं। मेरे स्टॉक एसेट्स पहले ही 3 बिलियन पहुंच चुके थे। रिसर्च फंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बस एक प्लेटफॉर्म और एक टैलेंटेड टीम की जरूरत थी। हालांकि ये देखकर कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, मेरे भाई ने हैरानी से पूछा, तुम अपने दम पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हो? मैं अपना सूटकेस लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया। जाने से पहले मैं उसे याद दिलाने के लिए पीछे मुड़ा। हमारे गुड लक चार्म्स खत्म होने वाले हैं। किंग बे में काबिलियत परखने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। अपना असली रंग मत दिखा देना। तभी मेरे भाई के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने बेपरवाही से कहा, मेरा एडमिशन पहले ही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे निकाल सकते हैं। आखिर मैं 10 मिलियन फैंस वाला एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ। मुझे यकीन है कि वो इतने बेवकूफ नहीं होंगे। जो भी हो, मैं अपना सूटकेस घसीटे हुए सीधे अपने सपने की ओर निकल गया ताकि देश की सुरक्षा में योगदान दे सकूं। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर देखकर मुझे लगा कि शायद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से कॉल है, लेकिन फोन पर मैंने लियो रुआन की वही लुभावनी आवाज सुनी। लिन फैन, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी नेशनल
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से अपना नाम वापस ले लो, वरना मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी नरक बना दूंगी। मेरी पिछली लाइफ में भी लियू रुआन ने मेरे भाई की जान की धमकी देकर मुझे डराया था। तब मैं अपने भाई के साथ के रिश्ते की कदर करता था और मैंने उसे अपनी कमजोरी बनने दिया। लेकिन इस लाइफ में उसने हर कदम पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने मेरी एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ की, जिससे मेरे दिल में उसके लिए बची कुची आखिरी ममता भी खत्म हो गई। अब मुझे उसकी जान की कोई परवाह नहीं है, खासकर तब जब इसका मतलब लियू रुआन के साथ जुड़ना हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लियू रुआन से एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बस फोन काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक किया और अपना फोन बंद कर दिया। जब मैं स्कूल में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचा तो चांसलर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और शिकायतों वाले लेटर्स का एक ढेर थमा दिया। इन लेटर्स में तुम पर खराब कैरेक्टर और एग्जाम्स में चीटिंग करने के आरोप लगाए गए हैं। तुम्हारा क्या कहना है? मैं जानता था कि ये लेटर्स पक्का लियू रुआन की करतूत हैं। वो जानती थी कि एक बार मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कदम रख दिया और एक स्टेट प्रोटेक्टेड रिसर्चर बन गया तो उसे कभी भी मुझसे कांटेक्ट करने, मुझे कंट्रोल करने या मेरा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उन लेटर्स को खोला तक नहीं। इसके बजाय मैंने शांति से चांसलर की तरफ देखा। चांसलर, मेरा जमीर साफ है। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे प्रोबेशनरी पीरियड पर रख सकते हैं। मैंने तुम्हें खास तौर पर रिक्रूट किया है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी नेशनल डिफेंस में योगदान दोगे। हमें वाकई तुम जैसे टैलेंट की जरूरत है। चांसलर ने मेरे कंधे थपथपाए और मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा और उस चेहरे को देखा जिसने 2 जन्मों तक मेरे सपनों में मेरा पीछा किया था। मेरा छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाइनिंग बिंग, जो मेरे ही घर की लड़की थी। चांसलर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए मेरा परिचय करवाया। वो तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती है। देखो, अगर तुम उसे रखना चाहते हो। हाँ बिल्कुल। मैंने बिना एक पल सोचे एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आने के लिए इतना जिद्दी सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं था, बल्कि बिंग बिंग के लिए भी था। मैं उसके साथ काम करना और उसके साथ रहना चाहता था। थैंक यू जूनियर लेन, प्लीज आगे मेरा ख्याल रखना। बिंग बिंग ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने घबराहट में उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही मैं अपना हाथ पीछे खींचने वाला था, उसने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में मेरे लिए एक चमक थी। लिन फैन, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय से जानती हूँ। इतना लंबा कि पूरी लाइफ जैसा महसूस होता है। बाइनिंग बिंग ने गहराई से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। मैं समझ गया, उसका भी रीबर्थ हुआ था। मुझे हमेशा लगता था कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स एक तरफा क्रश हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो भी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मैंने अपना सिर झुकाया और प्यार से उसकी तरफ देखा। तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? बाइनिंग बिंग ने अपनी बाहें फैला दी और मेरे गले लग गई। उसकी धड़कनें महसूस करते हुए मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे सपने में हूँ जिससे मैं कभी जागना नहीं चाहता। जल्दी ही बिंग बिंग और मैंने एक रिसर्च टीम बनाई। अपनी पिछली लाइफ की यादों के आधार पर हमने उन टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में रखा जो अभी जवान थे लेकिन भविष्य में बड़े मुकाम हासिल करने वाले थे। रिसर्च फंड्स मेरे अपने थे, इसलिए मैं उन्हें आजादी से इस्तेमाल कर सकता था। हमारी टीम का हर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था और हम एक के बाद एक रिसर्च ब्रेक थ्रू हासिल कर रहे थे। हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और अपने देश की डिफेंस ताकत को काफी बढ़ा दिया, जिससे कंट्री मैरी की लीडरशिप वाले पश्चिमी देश दंग रह गए। कहा जाता है कि कंट्री एम की मिलिट्री ने मेरे सिर पर एक बड़ा इनाम रखा है, लेकिन कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता और न ही मेरी असली आइडेंटिटी जानता है। जिस पल मैंने नेशनल डिफेंस रिसर्च में कदम रखा, मैं अब खुद नहीं रहा, बल्कि मेरा कोड नेम ड्यूरो 1 बन गया। बिंग बिंग और मैं दिमागी तौर पर और अपनी रिसर्च में एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। हमने कभी काम को अपने रिलेशनशिप के बीच नहीं आने दिया और न ही अपने प्यार को काम में रुकावट बनने दिया। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसके साथ होना और वही काम करना जो आपको पसंद है वाकई बहुत सुखद है। जहाँ तक लियू रुआन के दिए उस बुरे सपने की बात है, वह पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब मैं कोई ऐसा मामूली इंसान नहीं था जिससे उसका कोई लेना देना हो सके। अब मेरा भाई और वो कैसे हैं, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। हालांकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सिर्फ रिसर्च में सिर झुकाए बैठा रहे और दुनिया की खबर न रखे। कभी कभी मुझे ऑनलाइन उनके बारे में खबरें मिल जाती थी। इस लाइफ में मेरे बिना लियू रुआन कोई बड़ी बिजनेस टाइकून नहीं बन पाई। उसने एक कंपनी तो खोली, लेकिन वह आधे साल के भीतर ही बैंकरप्ट हो गई। उसे इलीगल फंडरेजिंग के जुर्म में 15 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। जहां तक मेरे भाई लिंजो की बात है, क्योंकि एग्जाम्स वाला चार्म खत्म हो चुका था, उसे किंग बे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया। अपनी लाइव स्ट्रीम्स के दौरान वह स्कूल के गणित के आसान सवाल भी हल नहीं कर पा रहा था और न ही जूनियर हाई का कोई मामूली इंग्लिश आर्टिकल पूरा पढ़ पा रहा था। उसकी जीनियस बॉय वाली पर्सोना पल भर में ढह गई। फैंस ने एक एक करके अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया और उसे इंटरनेट से बैन कर दिया गया। मेरी पिछली लाइफ की तरह वह फिर से गरीब और बेसहारा हो गया, जिसकी वजह से उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। लोग अक्सर उसकी हालत को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट करते थे। वह हर मिलने वाले से पूछता था, ऐसा क्यों है कि मेरा भाई जो भी चुनता है वह ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और मैं जो भी चुनता हूं वह बदकिस्मती में क्यों बदल जाता है। किसी भी राहगीर ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसे बताना चाहता था, तुम क्या चुनते हो यह जरूरी नहीं है। जरूरी है कड़ी मेहनत। केवल वही चीजें जो हार्ड वर्क से कमाई जाती हैं कभी खत्म